आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक S-500 प्रोमीथियस के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार एक बार फिर से S-500 प्रोमीथियस सुर्खियों में क्यों आया है और क्यों भारत से एक बार फिर से इसका नाम जोड़कर देखा जाने लगा है। दोस्तों, रूस ने हाल ही में S-500 का पहला रेजिमेंट ऑपरेशनल कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है कि क्या अब भारत के लिए S-500 प्रोमीथियस खरीदने का रास्ता खुल रहा है और S-400 के बाद अब S-500 क्या भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को और अजेय करने वाला है। आइए पूरा मामला हम समझते हैं विस्तार से। पहले हम ये जानते हैं कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली है क्या। S-500 कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि यह सिर्फ लड़ाकू विमान या क्रूज मिसाइल ही नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी अपना टारगेट बना सकता है। यहाँ तक कि यह नियर स्पेस टारगेट को भी मार गिराने में सक्षम है। सरल भाषा में कहें तो S-500 एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस और स्पेस डिफेंस तीनों प्रदान करने में सक्षम है और यही वजह है कि इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। S-500 की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रखता है। आज की लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा है हाइपरसोनिक वेपन, जो मैक 5 से ज्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम है और S-500 इन्हें भी ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। S-500 प्रोमीथियस ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और IRBM जो कि इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इनको भी मिड कोर्स या फिर टर्मिनल फेज में रोक सकता है, यानी न्यूक्लियर मिसाइल थ्रेट से भी यह सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और उसके अलावा नियर स्पेस इंटरसेप्शन। कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो S-500 प्रोमीथियस 150 से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद जो छोटे सैटेलाइट हैं, उनको ट्रैक करने और तबाह करने की जो कैपेबिलिटी है, वो इसके पास है। और अब यहाँ पर क्योंकि ये रिपोर्ट्स में आ चुका है कि S-500 ऑपरेशनल हो चुका है, तो आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर रूस ने अपने S-500 प्रोमीथियस को सिर्फ टेस्ट नहीं किया है, बल्कि एक्टिव ड्यूटी में शामिल कर लिया है। यानी सिस्टम पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी है और जब भी कोई सिस्टम खुद की सेना में तैनात हो जाता है, तभी उसके एक्सपोर्ट की बात शुरू होती है और यहीं से एंट्री होती है भारत की। भारत और S-500 का कनेक्शन आज का नहीं है। भारत और रूस का रिश्ता जो है, ये बायर और सेलर का नहीं, बल्कि अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है। भारत पहले रूस के साथ एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, AK-203 राइफल बना रहा है, ब्रह्मोस बना चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भारत का अगला कदम हो सकता है और क्यों भारत को S-500 चाहिए। देखिए, चीन के पास हाइपरसोनिक वेपन बड़ी संख्या में है, पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है, स्पेस बेस्ड जो वॉरफेयर का खतरा है, ये हमेशा बना हुआ है और इन सब के लिए S-500 प्रोमीथियस को भारत को शील्ड और स्वॉर्ड दोनों करने में मदद मिलेगी। यानी ये कह लें कि भारत को ये शील्ड भी देता है और अटैक करने की क्षमता भी देता है। और अगर हम कैपेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो है, बेसिकली हमारा S-400 से ज़्यादा पावरफुल है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि S-500 एक एयर, मिसाइल और स्पेस डिफेंस तीनों प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। S-400 की हाइपरसोनिक किल लिमिटेड है, जबकि S-500 में ये एडवांस देखने को मिल जाती है। S-400 का बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटरसेप्शन है, वो पार्शियल है, जबकि यहाँ पर फुल स्केल है। S-400 30 से लेकर 40 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक अटैक कर सकता है। S-500 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक अटैक करने में सक्षम है। मतलब साफ है कि S-400 की तुलना में S-500 एक नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत को तुरंत S-500 खरीदना चाहिए या तुरंत भारत S-500 खरीदेगा? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। क्योंकि रूस पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, प्रोडक्शन अभी लिमिटेड है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और कास्ट से जैसे सैंक्शन, जैसे कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध चल रहे हैं, इनका दबाव भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन फ्यूचर विंडो यहाँ पर खुली हुई है और ये खबर सबसे बड़ा संकेत है कि क्या भविष्य में हो सकता है ये चीज़ें। देखिए, भविष्य में क्या होता है इसके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाओं की बात करें तो संभावना है कि भारत 1 से 2 S-500 रेजिमेंट ले सकता है और भारत बेसिकली अपनी जो स्ट्रेटेजिक सिटीज़ हैं, मिसाइल बेसेस हैं, इनकी सुरक्षा को और प्रगाढ़ कर सकता है। हालांकि
भारत अपने खुद का जो प्रोजेक्ट कुश है उसको काम लेकर आगे बढ़ा रहा है और भारत का खुद का जो बीएमडी फेज 3 है वो भी इसी रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के हमें क्या देखने को मिलता है। अब आइए बात कर लेते हैं SU-57 को लेकर चल रहे एक दांव पेच के बारे में। रिपोर्ट में बात करने वाले हैं बेसिकली SU-57 और इससे जुड़े इंजन विवाद को लेकर के। दोस्तों SU-57 को लेकर अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें रूस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर जो बातचीत है अब वो टेक्निकल स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन पूरे सौदे में एक ऐसा पेच भी है जो सब कुछ तय करेगा और वो है इंजन। इस वीडियो में पहले हम बात करने वाले हैं कि इंजन का क्या सीन है और क्यों इस समय दो इंजन के बीच में ये डील फंसी हुई नजर आती है। दरअसल SU-57 में AL-41 और प्रोडक्ट 177 इंजन जो है ये इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। SU-57 की सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है यहाँ पर सिर्फ बातचीत नहीं चल रही है बल्कि एडवांस टेक्निकल कंसल्टेशन स्टेज पे बातचीत पहुंच चुकी है। यानी अब मामला प्रपोजल तक सीमित नहीं है बल्कि प्रोडक्शन सिस्टम और इंजन पर चर्चा हो रही है। रूस ने वैसे तो एयरक्राफ्ट का लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफर किया है और भारत की फैसिलिटीज में इनके निर्माण की बात करी गई है और सबसे अहम बात कि जो इंडियन रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जो मिसाइल इंटीग्रेशन है इसके लिए वो मान गए हैं। लेकिन इंजन की समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इंजन डिलेमा अभी भी बना हुआ है। रूस ने भारत के सामने दो ऑप्शन रखे हैं। पहला है AL-41 इंजन जो कि फिलहाल SU-57 में यूज किए जाते हैं। ये प्रूवन है और मैच्योर इंजन है, एक्सपोर्ट रेडी भी है और रूस के बाहर इनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल भी है। लेकिन ये ट्रू फिफ्थ जनरेशन इंजन नहीं है। ये लिमिटेड सुपर क्रूज ऑफर करते हैं। इनकी हीट और एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होती है। यानी कि अगर भारत इस ऑप्शन के साथ जाता है तो एयरक्राफ्ट तो जल्दी मिल जाएंगे लेकिन फिफ्थ जिन कैपेबिलिटी अधूरी रह जाएगी। वहीं अगर हम इसराइलिया 177 यानी प्रोडक्ट 177 की बात करें जो कि एक रियल फिफ्थ जनरेशन इंजन है तो रूस का ये इंजन अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं है। हाल ही में पहली उड़ान इसने भरी है। ये ज़्यादा थ्रस्ट तो जनरेट करता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा बेहतर देता है, लेकिन ये रेडी नहीं है। ये अभी सिर्फ टेस्टिंग स्टेज में है, प्रोडक्शन रेडी नहीं। सीरियल प्रोडक्शन में आने में दशक के अंत तक का समय लग सकता है। यानी भारत अगर इस ऑप्शन को चूज करता है तो फिर तत्काल तौर पर ये जो इंजन है ये फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है। हालांकि रूस ने यहाँ पर एक फ्यूचर प्रॉमिस भारत के साथ कर दिया है। रूस ने एक बीच का रास्ता भारत को सुझाया है कि हम ड्रॉप इन अपग्रेड इसको कह सकते हैं। यानी भविष्य में वो सभी प्लेटफॉर्म जो AL-31 या AL-41 का यूज करेंगे उनमें इन इंजन को फिट किया जा सकता है। लेकिन भारत इसके साथ आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस तो है पर गारंटी नहीं। और भारत के लिए प्रैक्टिकल रियलिटी देखें तो शॉर्ट टर्म में चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी नज़र आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत को रूस के साथ रणनीति बना के चलना पड़ेगा। तो देखना ये है कि इंडियन अथॉरिटीज इसको लेकर क्या निर्णय लेती हैं, क्योंकि उनका निर्णय ही यहाँ पर अंतिम निर्णय होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये डील फाइनलाइज हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और किस इंजन के साथ जाना फिलहाल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।